अब एक वाक्य में सारा बोलूंगा और फिर एक एक से पूछूंगा। जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपलब्धि, उपयोगिता, अंतिम परिणति और अंतिम गंतव्य योग है। 5 शब्द बोले। जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपयोगिता, जीवन की उपलब्धि, जीवन की अंतिम परिणति और जीवन का अंतिम गंतव्य योग है। हम बार बार सोचते हैं व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। जीवन का अंतिम प्रयोजन क्या है, जीवन किसके लिए है? तो कहेंगे, कोई कहेगा भाई खाओ पियो मौज करो, कोई कहेगा नौकरी धंधा करो, कोई कहेगा ब्याह करो, कोई कहेगा बालक पैदा करो। 100 प्रकार की बातें करेंगे। जीवन का प्रयोजन, पर्पज, तो जो योग करेगा उसी का जीवन का प्रयोजन पूरा होगा। प्रयोजन, पर्पज ऑफ लाइफ। मैं आपके सामने योग को मैंने जाना, योग को मैंने किया, योग को कराया, योग को जी रहा हूं, तो मेरे जीवन का प्रयोजन पूरा हो रहा है। आई एम 100% सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने योग किया, योग को जाना, योग को करा, योग को कराया और योग को जी रहा हूं, और उससे बाकी सारे काम तो हो ही रहे। जब हम ये योग को जानते हैं, योग को करते हैं, योग को कराते हैं और योग को जीते हैं, तो उसमें जीवन का प्रयोजन पूरा हो रहा है। जिस हेतु परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, वो जन्म का उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो जीवन का प्रयोजन। फिर दूसरा मैंने बोला जीवन की उपयोगिता। भाई जीवन की इससे बड़ी उपयोगिता क्या होगी? स्वामी रामदेव आज योगी भी है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी भी है। तो उपयोगिता हो गई कि नहीं हो गई? तो योग से जीवन का प्रयोजन पूरा हो रहा है, जिसके लिए परमेश्वर ने जन्म दिया। जीवन की उपयोगिता है, ये जीवन की उपयोगिता है। दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पड़े हुए हैं मस्टंडे होकर के सोए जा रहे हैं, ऐसे ही धींगा मस्ती चल रही है जिंदगी में। ये कोई जीवन की उपयोगिता है? सोए हैं, नशा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं, चुगली चाटे में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को के साथ में ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में, नफरत में फंसे। ये जिंदगी की उपयोगिता है? जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपयोगिता। अब कोई गाय भैंस दूध ना दे, बोले भाई उन काम की नहीं है। जो कोई पेड़ पौधा छाया ना दे, अब गिलोय खाए और उससे बुखार ठीक ना हो, पैरासीटामोल खाए उससे बुखार ना उतरे, बोले फेंका इसको, इससे कुछ नहीं हो रहा, ये एक्सपायरी हो गई है। जिसकी उपयोगिता नहीं उसको कोई पूछता नहीं। तो योगी की उपयोगिता है, मेरी आज भी उपयोगिता है, और जब 100 साल का हो जाऊंगा तो और ज्यादा उपयोगी होऊंगा। अरे बोलो भाई बाबा को तो घना अनुभव हो गया। योगी की उपयोगिता अंतिम श्वास तक बनी रहती है। बोले भाई ठीक है, अब और इनको अनुभव आ गया, व्यवहारिक भी पारमार्थिक भी अनुभव आ गया इनको तो बहुत। और बोले भाई ये अंतिम श्वास तक ये आदमी कैसे जीता, इसको देखो जरा, कहीं लास्ट मोमेंट में तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं फिसल तो नहीं जाएगा। भाई अंतिम श्वास तक देखना इस योगी को। तो योगी अंतिम श्वास तक उपयोगी रहता है। उपयोगिता और उपलब्धि। व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ लाइफ? व्हाट इज योर अचीवमेंट? फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, बिजनेस में, सब जगह अचीवमेंट की बात होती है ना। व्हाट इज योर अचीवमेंट एंड व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, यही तो पूछा जाता है। आपके जीवन में उपलब्धि क्या है और आपका योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? तो योग से बड़ी और उपलब्धि क्या होगी? जो योग तत्व को उपलब्ध हो जाता है वो तो परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी, सांसारिक दृष्टि से भी। तो ये उपलब्धि की बात कही। फिर मैंने कहा जीवन की अंतिम परिणति, डेस्टिनी और डेस्टिनेशन, जीवन का अंतिम गंतव्य, ध्येय, आखिर जीवन में पहुंचना कहाँ है? तो योग ही हमारा साधन है, योग ही साध्य है। अब कितनी तरह से हम तो अब शब्द शास्त्र पढ़े हैं हम तो आपको तो 10 तरह से बात कह देंगे। आपको भी तो ये बात कहनी आनी चाहिए। आपको योग टीचर बना रहे हैं, आपको जानना भी है और आपको सिखाना है ना। तो आप यदि इतनी गहराई से चीज़ों को नहीं सीखोगे तो फिर कहेंगे भाई ये आसन प्राणायाम तो हमको भी आते हैं, तेरे को और क्या है वो बता, और क्या सीखा आया बाबा से, अपने गुरु से। तो आपको ये समझ होनी चाहिए गहरी
तो समझ में आई बात? ऐसे योग को समग्रता में समझना है। तो क्या बोला मैंने? जीवन का प्रयोजन, जीवन की उपयोगिता, जीवन की उपलब्धि, जीवन की अंतिम परिणति, जीवन का अंतिम ध्येय, गंतव्य, जीवन का साधन, जीवन की साधना, जीवन का साध्य, सब कुछ योग है। ये तो एक वाक्य में बात कह दी थी मैंने, अब इसको थोड़ा विस्तार से कह दिया। ऐसे ही आपको सार रूप में और विस्तार रूप में योग को जानना भी चाहिए, योग को कहना भी आना चाहिए, तब आप अच्छे योग शिक्षक बन पाएंगे। ऐसी ही बातों को सिखाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया हुआ है कि आप एक एक तत्व को गहराई से जानें, सीखें, करें, कराएं। तो यहाँ आप सब प्रथम तो योग कर रहे हो और योग कराने वालों को यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन अभी यात्रा रुकी नहीं है। जीवन तो एक सातत्य की यात्रा है। जीवन चरई वेती चरे वेती है। मैं जीवन के बारे में एक वाक्य बोलता हूँ, अब वो इतना बड़ा वाक्य है, वो तुमसे शायद एक से भी मुश्किल से बोला जाएगा। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तक तो बोल दोगे, रोज सुनते हो। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ योग और कर्मयोग के मार्ग पर, योग मूलक कर्मयोग के मार्ग पर, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के मार्ग पर, निश्रेयस मूलक अभ्युदय के मार्ग पर, संस्कृति मूलक समृद्धि के मार्ग पर, विरासत मूलक विकास के मार्ग पर, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के मार्ग पर, अपरा विद्या मूलक पराविद्या के मार्ग पर, आत्म मंगल और लोक मंगल, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के मार्ग पर चरे वेती चलते ही जाना, यही जीवन है। अब इसमें मैंने सब कुछ कह दिया। योग, कर्मयोग, निवृत्ति, प्रवृत्ति, शांति, क्रांति, प्रार्थना, पुरुषार्थ, अभ्युदय, निश्रेयस, अपराविद्या, पराविद्या, संस्कृति, समृद्धि, विरासत, विकास, वीरता, विनय, विनय मूलक वीरता, शांति मूलक क्रांति। अपनी निजता से जुड़ते हुए, अपनी निजता से जुड़े रहकर के जीवन में पराक्रम करना। एक तरफ आपके जीवन में विनय भी है, दूसरी तरफ वीरता भी है। ऐसे जीवन को आत्म मंगल भी है और लोक मंगल के लिए भी काम कर रहे हैं। आत्मनिर्माण भी है, अपने भी जीवन का निर्माण किया है हमने, और तब चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए भी अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा है ये योग। योग एकांगी नहीं है। अब कुछ लोग आई एम डूइंग माई मेडिटेशन, डोंट डिस्टर्ब मी, आंख बंद करके बैठ गए, ये भी योग है, वो भी जरूरी है। लेकिन केवल आंख बंद करके बैठना योग नहीं है। केवल सुबह से शाम तक उछल कूद करना भी योग नहीं है। योग को ऐसे समग्रता में समझना। तो अभी क्या बताया आपको? समग्रता में योग को जानो, और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए फिर आपकी सुबह से शाम तक अलग क्लासेस रखी हुई हैं। नो योरसेल्फ, अपने आप के बारे में जानो। प्रकृति परमेश्वर ने, चलो एक बात और कहता हूं, कई बार मैंने इस बात को दोहराया, अभी तुम थोड़ा सुनने की स्थिति में आ गए हो इसलिए सुना रहा हूं। मुझे आश्चर्य इस बात में नहीं होता कि दुनिया में किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितनी कुव्वत है, किसके पास कितना बड़ा साम्राज्य है, कोई कितना गरीब है, कोई कितना अमीर है। मुझे तो आश्चर्य इस बात से होता है कि प्रकृति परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य देकर के धरती पर भेजा है। हर एक इंसान में अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं हैं, अनंत सामर्थ्य है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। कई बार शब्द प्रयोग होता है ना, भारत का सामर्थ्य क्या है, भारत की ताकत क्या है, इंसान का सामर्थ्य क्या है, एक इंसान में ताकत क्या है। तो सब कुछ दे रखा है प्रकृति परमेश्वर ने।
योग से उसको जानते, उसी को जगाते, उसको उपयोग में लाते। जब मेरे से कोई कहता है ना मैं बड़ा रोगी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, अरे मैंने कहा आपके पास तो सब कुछ है। यू हैव सॉल्यूशन इन योर सेल्फ, इन योर सोल, इन योर बॉडी, इन योर माइंड। आपके शरीर में, इंद्रियों में, मन में, चित्त, चेतना, प्राण, आत्मा में सारा समाधान है, सारा ज्ञान है। ये है योग विद्या। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, अवेयरनेस इज योगा, जागरूकता ही योग है। अब योग की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, तो ये योगी की बात चल रही इतनी देर से। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, अयम तो परमः धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम। ये सब योग है। और योग में सारे श्रेष्ठ तत्वों का संयोग है। क्या बोला? योग में सब श्रेष्ठ तत्वों का संयोग है। तो आप में से काफ़ी तो नौकरी पेशा वाले हैं। कितने भाई ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं? ज़रा हाथ उठाना। प्राइवेट जॉब वाले। कितने ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं? गवर्नमेंट जॉब वाले भी काफ़ी हैं, प्राइवेट वालों से ज़्यादा ही हैं। कितने ऐसे हैं जिनके अपने कोई भी छोटा मोटा कारोबार है, अपने रोज़गार हैं, कोई भी अपना काम है, अच्छी बात है, चलो स्वरोजगार है। कितने ऐसे हैं जो किसानी खेती का काम करते हैं? किसानी खेती वाले, किसानी खेती, हाँ ये भी चलो किसान भी आ गए। और हम सब में हैं, हम गवर्नमेंट के ऊपर सुपर गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। हमारी प्राइवेट जॉब है, सुपर गवर्नमेंट की सर्विस तो है ही, बड़ी सरकार है हमारी, है? जब सब सरकारों की सरकार है। और हमारी जॉब शुरू हो जाती है सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे से लेके 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ऑन ड्यूटी रहते हैं। इसलिए हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो इतनी लंबी हो नहीं सकती। हमारी सुपर गवर्नमेंट की जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है। हमारा स्वरोजगार भी है, क्योंकि हम लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हम खेतीबाड़ी भी करते हैं, हम किसानी भी करते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हैं, हम मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में भी सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में भी सेवा कर रहे हैं। तो आप अपना अपना काम, सबकी ड्यूटी आवर्स कितनी देर के हैं? 8 से 12। सबके ड्यूटी आवर्स कितने हो गए? 8 से 12। फिर कहते जी समय नहीं होता। अरे 12 घंटे फिर कहाँ गए? 6 घंटा सोने के निकाल दे। कितने बच गए? 6। 8 से 12 घंटा। वैसे 8 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले थोड़े लोग हैं, हमें पता है, हमने भी दुनिया ही देखी है। ज़्यादातर लोग कितनी देर काम करते हैं? 8 घंटा। अपवाद रूप में कितनी देर काम करते हैं? 12 घंटा। 10 से 12 अपवाद, एक्सेप्शन है, इसमें तो 5-10% ही लोग मिलेंगे। फिर कितने बच गए? 12 में 6 गए नींद में। कितने बच गए? 6 में से 2-1 घंटा बीबी के लिए, बच्चों के लिए। कितने बच गए? 4। अब 4 घंटा क्या करोगे? 4 घंटा सबके पास समय, जो कहते हैं टाइम नहीं है जी। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको ठीक से करना पड़ेगा। इसको लिखो टाइम मैनेजमेंट। क्या बोला? टाइम मैनेजमेंट आपका पक्का होना चाहिए, तो आपके पास समय ही समय है सेवा के लिए। चुगली चाटे में नहीं लगना। पड़ोसी क्या कर रहा है, देवरानी क्या कर रही है, जेठानी क्या कर रही है, चाचा क्या कर रहा है, फूफा क्या कर रहा है, भतीजा क्या कर रहा है। भाई हमारा सारी दुनिया से रिश्ता नाता है, लेकिन अपने जो घर में बोला नहीं हो, चाचा भतीजा ताऊ फूफा फूफी, एक से नाता नहीं। इसलिए हम सारी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। इन चक्करों से बाहर निकलो। आपस की ये जो राड है, आपस का जो ये कुणबों में घमासान मचा पड़ा है, चाचा ताऊ भाई भतीजा फूफा फाफी देवरानी जेठानी इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी, अरे भाई सब सुखी रहे भाई, अपना ठीक है। अपने को इन फालतू की चीज़ों में पड़ना नहीं है। हम लोग इन फालतू की चीज़ों में टीवी खोल के बैठ जाएंगे, 2 घंटा टीवी न्यूज चैनल चल रहा है। तूने कौन सी ब्रेकिंग न्यूज बनाई, तू अपनी बता। अखबार पढ़े जा रहे हैं 10-12 पेज। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, आज मेरी सार्वजनिक जीवन के करीब 35 सालों में मैंने 35 दिन भी अखबार नहीं पढ़ा।
कितने सालों में? 35 सालों में 35 दिन भी अखबार नहीं पढ़ा। और यदि कभी पढ़ा तो एक बार यूं पलट लिया, भाई कोई बहुत ही बड़ी अफरा तफरी मच गई हो। क्या फालतू का काम। ये कहता आप डेली अखबार में रहते हो, इसलिए तो रहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता। तो हम टाइम कहाँ खराब, अब टाइम खराब देखो, ये तो टाइम बता दिया कहाँ निकालना है। टाइम खराब किसमें? आपस के लड़ाई झगड़े फसाद चुगली चाटा ये वो। फिर सबसे ज़्यादा टाइम खराब करे टीवी, सबसे ज़्यादा टाइम खराब करे अखबार, सबसे ज़्यादा टाइम खराब करे यो मोबाइल। इसने टाइम ज़्यादा मत दियो। कोई यूट्यूब में घुसा रहा है, कोई इंस्टाग्राम में, कोई फेसबुक में। अरे थोड़ी देर ज्ञान की बात सुन लिया हमने, देख लो थोड़ी देर, रास्ते में आते जाते सुन लो। बाकी टाइम उसको खराब नहीं। और कई बार हम वहीं बैठे बैठे सोते रहते हैं। एक से मैंने पूछा क्या करता है? बोला बस खाता हूं और सोता हूं और कुछ नहीं करता। ये कोई बात हुई? जब देखे तभी सो जाए। अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लो। और टाइम मैनेजमेंट में जागने का और सोने का टाइम भी तय कर लो। कई बार फालतू में जगे रहते हैं। मैं 99% 99 तो नहीं 95 बाहर भीतर जाना पड़ता है ना, कई दुनिया भर के काम जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो फिर कई जगह तो पहुंचना ही 12 बजे हो, कई बार तो 2 बजे ही पहुंचे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा मैं यहाँ सुबह भी 2 बजे पहुंच के 4 बजे पहुंच के, कई बार तो 5 बजे पहुंच के सीधा मंच पे, सीधा गाड़ी से ही। बोले ये कैसे हो जाता बाबा जी? तो मैं अमेरिका गया, अमेरिका 5 दिन था, फिर 18 घंटे यात्रा में। तब उसमें नहाने का प्रबंध हो, वहीं तो नहा लिया और सीधा दौड़ के और यहाँ 5 बजे शिविर में पहुँच गया। और ले काम शुरू। हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी है ना। फिर बोले सोने का? अरे फिर जब आज शरीर थका हुआ, तो भाई जब शरीर थका हो तो आदमी चाहे खूड में पड़ा हो, डलों में पड़ा हो, पहाड़ में पड़ा हो, सड़क पे पड़ा हो, जहां पड़ा होगा वहीं नींद आवे। तो भाई अपने आप ही नींद आ जावे। नींद के लिए कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये आ जा तू पढ़ा नहीं करे गई। समझ में आई बात? तो अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लो। फिर सबके पास कितना टाइम बता दिया? 4 घंटा। फिर भी कई बार अनावश्यक रूप से समय चला जाता है, फिर भी 2 घंटा तो समय निकल ही जाएगा। तो 2 घंटा सब समय निकाल सकते हैं। और जो थोड़े रिटायर हो चुके हैं उनके पास तो समय ही समय है। अपना सारा समय सृजन में लगाओ, निर्माण में लगाओ, सेवा में लगाओ। एक क्षण भी आपका प्रमाद में बीत रहा है तो आप सोचो जीते जी मर रहे हो। प्रमादो मृत्यु। लिखो, प्रमाद मृत्यु है। क्या है? बोलो, प्रमाद मृत्यु है। पुरुषार्थ ही जीवन है, सेवा ही जीवन है। बस आपको ऐसा देखना चाहता हूं मैं। योग को समझो ठीक से, बाकी सारी चीजें समझो। सबसे बड़ी चीज अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना लाइफ मैनेजमेंट ठीक करो। कम से कम 2 घंटे सेवा के लिए सब निकालो। और जो रिटायर्ड हैं आप में से, जो 8 घंटे काम करने से काम चल जाता है घर परिवार का, खेती बाड़ी का, तो आपके पास 8 घंटे का टाइम है। कितने घंटे का? 8 घंटे का। 8 घंटा सेवा के लिए, 8 घंटा काम के लिए, और 8 घंटा फिर अपना परिवार में। तो जितना ज़्यादा कम समय दोगे उतना रोड़ा कम होगा। जितना ज़्यादा परिवार में मोह माया रखोगे, घुसे रहोगे, एक दूसरे के साथ धींगा मस्ती करोगे, उतना ज़्यादा फंसोगे। हाँ। आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं स्वामी जी सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और रात 10 बजे तक केवल लोक कल्याण की सेवा में रहता हूँ। अच्छी बात है। क्या नाम है? अनिल सिक्का। अनिल जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। बोले सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 10 बजे तक एक सिंगल ही टारगेट, अपने सेवा करते हैं।
और परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़े का मतलब ही कोई मतलब नहीं रहता। परिवार वाले कहते परिवार को भी देखो कभी, मैंने कहा तुम आपस में देखते रहो, मैं अपना समाज को देखता रहूँ, ठीक है इतना। अब परिवार को अब अच्छा काम करने में लगे। अब यही आदमी यदि आवारागर्दी में आ जाए, घर में तो टाइम दिया नहीं, तो फिर बाहर ताश खेलने में लग जाए, दारू पीने में लग जाए, इधर उधर के नशाबाजी में लग जाए, लड़ाई झगड़े में लग जाए, या किसी के फेर के अफेयर में पड़ जाए। हाँ, बच्चे भी बिगड़े और बूढ़े भी बिगड़े हैं गणे। हाँ, तो घर में झगड़े हो। जो सेवा में लगा रहेगा पूरा परिवार उससे मोहब्बत करेगा, ये बात एकदम पक्की। अरे बोलो भाई अच्छा काम में लगा हुआ है, कोई नहीं, अपने को टाइम कम दे रहा है तो कोई बात नहीं, काम अच्छे में लगा हुआ है, कोई गलत रास्ते पर नहीं लगा हुआ है, सब खुश रहेंगे, पत्नी खुश, बच्चे खुश, सब बहू बेटी सब इज्जत करेंगे। जो बहू बेटियों के सामने तुम उलझोगे ही नहीं तो वो तो चाहते ही हैं कि तुम किसी काम में लगे रहो। और पत्नी भी राजी भाई सेवा में लगा है तो चलो मैं भी अपने को साधना कर लूँ, ध्यान भजन कर लूँ, ये हमारा भी जन्म सुधर जाएगा। तो आप लोगों को इसलिए मैंने इतनी देर ये बात बताई कि आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप लोग ऐसे जीवन को ठीक से समझो। जीवन बहुत कीमती है। यदि मैं इस जीवन को ना समझता तो क्या होता। गांव में पढ़े हुए को मैंने पूछा, मैंने कहा उनका क्या हाल है। यू सामने दिखा तो मेरे बापू जैसे दिखा है। हाँ बुढ़े हो लिए। सामने से जो मेरे साथ में पढ़ने वाले थे उनकी बात बता रहा हूं। तो साथ में पढ़ने वाले बुढ़े हो लिए, उनके बालकों के भी बालक हो लिए, और मुंह चिपका हुआ सा, आंखें मोटी मोटी सी, चश्मे लेकर के, बाल उड़े हुए। मैंने कहा भाई तेरा क्या हाल है। बोला हमारा बुरा हाल है। बोले आपको हमने जैसे गुरुकुल में देखा था, अब उसके बाद तो मैं मिला ही नहीं किसी से। और गांव वाले अपने गांव में मस्त हैं, 2-4 लड़के। गांव का एक बालक मिला खाली, ऑस्ट्रेलिया में, रवि नाम का ना। हाँ एक बालक मिला। मैंने कहा बेटा रवि। बोले जी मैं अलीपुर गांव का हूँ। मैंने कहा तू यहाँ। बोले हाँ जी, बाप से 50 लाख रुपए का कर्ज दिलवाया था और कर्ज पूरा कर दिया। अब ऊपर से अब जो है वो अब सब कमाई कर रहा हूँ, और उम्र है 35 साल के छोरे की। गांव का एक बालक मिला जो थोड़ा सा बाहर निकल गया, बाकी तो ऊँ दुनिया धूल में लठ मार रही है। तो भाई देखो जीवन बड़ा कीमती है। क्या बोला? जीवन शब्द लिखो, जीवन। पहले तो मैंने ऊपर बताया था हमारा समय प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। जीवन इतना बड़ा तत्व है, इस जीवन को बहुत बड़े काम में लगाओ। जीवन अनादि है, जीवन अनंत है। जब मैं जीवन शब्द बोलता हूं ना तो अनादिकाल का प्रवाह और अनंत काल तक चलने वाला ये शाश्वत सत्य ऐसे तैरता हुआ दिखता है, और इसमें लगता है जीवन को हमने सही जिया है। ऐसे नहीं तो भाई देखो, बाकी एक जीवन में है गौण कार्य, एक है जीवन में मुख्य कार्य। गौण और मुख्य की भी पहचान होनी चाहिए। एक है जीवन के क्षणिक सत्य, और एक दूसरे हैं जीवन के शाश्वत सत्य। बस इतनी बात कह करके फिर आज आपको दिन भर बहुत कुछ अपनी आंखों से देखना है। यहाँ एग्रीकल्चर का क्या चल रहा है, यहाँ इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, यहाँ खेतीबाड़ी का क्या चल रहा है, गौमाता की सेवा का क्या चल रहा है, यहाँ पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय कैसा चल रहा है, यहाँ पर पतंजलि रिसर्च सेंटर कैसे चल रहा है। ये सब कुछ आप अपनी आँखों से देखोगे तो बहुत कुछ बिना कहे आपके अंदर उतरेगा। बस लास्ट बात कह रहा हूँ,
पत्नी भी, पति भी, सारे रिश्ते नाते भी, ये सब क्षणिक हैं। शाश्वत तो जीवन का सत्य आत्मा और आत्मा का के जो मूल जो साधन हैं, आत्मा के जो मूल धर्म हैं, वो सेवा है, सुमिरन है, भजन है। अब आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि घर परिवार सब रिश्ते नाते झूठे हैं। मैंने एक दिन एक भजन में थोड़ा संशोधन किया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, फिर क्यों एक दूसरे की बात बांधे घूम रहे हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो मैंने इसको शुद्ध किया। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे नाते सभी हमारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। भगवान के नाते सारे रिश्ते नाते भी निभाना, लेकिन ये याद रखना ये क्षणिक हैं। शाश्वत संबंध तो एक गुरु भगवान का है, और इसी संबंध के नाते आप यहाँ हो। जन्मों जन्मों से हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे भगवान के नाते। और अभी आपको बहुत कुछ सिखाया है और अभी बहुत कुछ सिखाना है। आज जो बातें बताई मैंने नोट कर ली। इससे अगली बात, अब जब आपका अंतिम दिन हवन होगा, यज्ञोपवीत होगा, हवन यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला भी आपको देंगे। आशीर्वाद तो विशेष रूप से एक एक को देंगे ही देंगे, और उस दिन आपको फोटोग्राफ भी देंगे। आज व्यवहारिक सत्य बताए योग के, अंतिम दिन आपको योग के पारमार्थिक सत्य भी बताएंगे, वो भी बड़े गहरे हैं, उनको भी आपको अनुभव करना है इसी जन्म में। और संगठन, देखो एक एक व्यक्ति काम करता है ना, उसकी एक सीमा है। संगठन में जब सब काम करते हैं, संगठन में क्या क्या रीति नीति है, कैसे इतना बड़ा विराट ये यज्ञ चल रहा है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं की शक्ति एक साथ जुड़ जाती है, तो पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन घटित होता है। तो आपको ये संगठन का तत्व और संगठन के जो है नियम, संगठन के सिद्धांत, रीति नीति, ये भी आपको समझनी है और उसका 100% पालन करना है। इसमें आदरणीय भाई राकेश जी और हमारे सभी राज्य प्रभारी हमारे सुनील जी, हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी, पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी, और सारे हमारे राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, मुख्य रूप से इतनों को ही बुलाया, ज़्यादों को नहीं बुलाया, और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, और अनेक विद्वानों के अलग अलग आपको लेक्चर्स भी होंगे। एक एक बात को गौर से सुनना, जैसे आज आपने अभी मुझे सुना, ऐसे ही सुनना, और ऐसे सुनना कि अभी भी पूछ सकते हैं बताने वाले, तो मैं उत्तर दे सकूं। हम जब अपने गुरुजी से पढ़ते थे, जो गुरुजी से 2-2.5 घंटा पढ़ते थे, उसको कम से कम 5-10 घंटा हम पढ़ा सकते थे। ऐसे हम ध्यान से सुनते थे गुरुजी की बात, शुरू से अंत तक, वर्ड टू वर्ड ऐसे सुनते थे।
इसी को मैंने सुबह बोला था, गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके सुनना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का एक एक वाक्य ऐसे उसको मंत्र मान करके, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तब जीवन में मोक्ष मिलेगा। तो आप पूरे संगठन की नीति में पूरे समाहित होकर के आप सब आत्माएं, हमने शुरू में 2005 में शिविर रखे तो ऐसे ही छोटे छोटे शिविर रखे थे, 2 शिविर रखे थे, और उसका परिणाम है आज अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष आंशिक सेवा देने वाले और पूर्णकालिक सेवा देने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता तैयार हो गए। यह है संगठन की ताकत, शक्ति। तो आपको इस शक्ति को, ऊर्जा को और बढ़ाना है। आप बहुत अच्छे भाई बहन हैं, ऐसे ही इस सेवा को खूब अच्छे से करना। अभी भाइयों का शिविर रखा है, इसके बाद बहनों का रखेंगे, और इस सेवा में अपना सर्वस्व आहूत करके आपको खूब आगे बढ़ना है। और जब हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा का अनंत फल मिलता है, अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी, और इस समाज को भी मिलता है उसका फल, राष्ट्र को भी मिलता है, और जन्म जन्मांतरों तक हमारे ये सेवा के पुण्य साथ चलते हैं। तो आप ऐसे ही सेवा धर्म को सर्वोपरि मान करके, योग धर्म में सेवा धर्म सर्वोपरि है, इसको सेवा सिमरन, यही तो अध्यात्म के बड़े तत्व हैं। इनको आप जी रहे हैं, ऐसे जीते रहना। आगे आज काफ़ी आपको यहाँ एक तरह से ये जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, सेवा धर्म का ये जो महातीर्थ है, इसका आज आपको दर्शन करना है। ऐसे दर्शन करते हुए आप खूब आगे बढ़ना।